गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 5 चल रही थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। उसमें हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोड्स के बारे में। तो कल की क्लास में हमने तो किया था सेल ईएमएफ का डेरिवेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेरिवेशन, नैनसेट इक्वेशन से कैसे करते हैं। और उसके बाद में हमने किया था यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी एसएचई किया था कि किस प्रकार से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए सेल बनाना पड़ता है अपने को। सेल बनाने के लिए अपने को दूसरे इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट होती है और ऐसा इलेक्ट्रोड होना चाहिए दूसरा जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें पहले से पता हो। तब हम वहाँ पे सेल बनाने के लिए करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एसएचई का यूज करते हैं और उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो हम अपनी इच्छा से क्या मानते हैं, जीरो होता है। लेकिन होता ये है कि जो अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है एसएचई, इसका जब हम प्रयोग करते हैं सेल बनाने के लिए तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वो क्या होती हैं? तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, जब हम एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं सेल बनाने के लिए तो इसके फर्स्ट ये प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे जो H2 गैस है जिसका प्रेशर हम 1 atm लेते हैं, तो H2 गैस का प्रेशर पूरे मतलब कि प्रयोग प्रैक्टिकल जितनी देर हम उस सेकंड वाले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करते हैं, जितने टाइम हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उतने टाइम कंटिन्यू H2 गैस का प्रेशर 1 atm है वो बनाए रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार। इस कारण से और ये 1 atm नहीं बनाए रखेंगे तो SHE है उसके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट होगा उसकी वैल्यू है वो सही नहीं आती है। तो हम बोलेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं इसमें हाँ हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm बनाए रखना एक क्या है, मुश्किल का काम है, आसानी से नहीं हो पाता है। इस कारण से हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं इसमें क्या आती है, परेशानी आती है। सेकंड इसका यूज करने में क्या कठिनाई आती है वो रहेगी कि हम मानते हैं कि वहाँ पे कि सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयनों की कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोलरिटी है। अब वहाँ पे एच पॉजिटिव आयनों की कंसंट्रेशन को 1 मोलरिटी बनाए रखना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। या तो इसकी 1 मोलरिटी से कम हो जाती है कंसंट्रेशन या फिर क्या होती है, ज़्यादा होती है। कंटिन्यू प्रयोग के दौरान 1 मोलरिटी की कंसंट्रेशन बनाए रखना इजी नहीं होता है। तीसरा इसमें क्या आता है, यदि हाइड्रोजन गैस है उसमें थोड़ी सी भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं, इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, तो अपना जो ये प्रयोग होता है वो सही नहीं हो पाता है, यानी सेल का सेल पोटेंशियल वो सही तरीके से हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्या रहेगा, इसमें तीन प्रॉब्लम्स आ गई ना कि H2 गैस के प्रेशर को 1 atm पर बनाए नहीं रख सकते हैं, एच पॉजिटिव आयनों कंसंट्रेशन को 1 मोलरिटी बनाए नहीं रखा जा सकता है, और H2 गैस में कुछ अशुद्धियां आ जाने से भी वहाँ पे जो प्रयोग करते हैं उसमें क्या होते हैं, रिजल्ट है वो सही प्राप्त नहीं होते हैं। इन तीनों ही कारणों को देखते हुए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सभी जगह हम मानक इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए दूसरा इलेक्ट्रोड, इसी कारण से SHE को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के अंदर सिर्फ यही इलेक्ट्रोड आता है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में सिर्फ यही इलेक्ट्रोड आता है, कौन सा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसमें ये वाली प्रॉब्लम्स आई थी। इस कारण से क्या हुआ कि अपने को सेल बनाने के लिए एक दूसरे प्रकार के रेफरेंस इलेक्ट्रोड की नीड हुई, तो वहां पे हमने क्या किया, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो बनाई। अब वही उन्हीं इलेक्ट्रोडों को हमें यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के टाइटल में पढ़ना है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड्स आएंगे वहां यहाँ पे वो क्या रहेंगे, देखें सेकेंडरी टाइप के, यानी यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे अभी वो रहेंगे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखें इसमें अब इसमें बोला जाता है कि सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में हम किसका यूज करते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा जो हम पीछे पढ़ के आए हैं रिवर्स इलेक्ट्रोड, उसमें एक तो था मरकरी का केलोमल इलेक्ट्रोड। केलोमल इलेक्ट्रोड है जो हमने पीछे वाले क्लास में पढ़ लिया। केलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है वापस नहीं बताएंगे। केलोमल इलेक्ट्रोड के अलावा सिल्वर क्लोराइड का जो इलेक्ट्रोड था वो भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक होते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड, और ग्लास इलेक्ट्रोड का यूज भी सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में कर सकते हैं।
उनमें जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो इन इलेक्ट्रोडों में नहीं आती हैं। तो देखिए ये दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियोज में, कैलोमल इलेक्ट्रोड जो मरकरी का होता है और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। ये वाला इसमें नया है ग्लास इलेक्ट्रोड, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के एग्जांपल्स रहेंगे कैलोमल इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड और तीसरा ग्लास इलेक्ट्रोड। दो पढ़े हुए हैं, थर्ड को यहाँ पे पढ़ते हैं हम ग्लास इलेक्ट्रोड। देखें ग्लास इलेक्ट्रोड हिंदी में भी इसका नाम क्या रहेगा, ग्लास इलेक्ट्रोड बोल देंगे या फिर इसको हम कांच इलेक्ट्रोड बोल देंगे, एक ही बात है। देखें इसमें क्या होता है कि विशेष प्रकार की एक नली होती है, यहाँ पे हम बनाते हैं उसको, शेप उसकी थोड़ी अलग ही होती है। इस नली के नीचे वाले सिरे को इस प्रकार से फुला करके कुछ पतला है वो कर देता है, ऐसे होती है इसकी शेप, इस साइड से भी ऐसी होती है शेप, ठीक है। इसमें क्या भरा हुआ होता है, एक इसमें लिखेंगे कि ग्लास इलेक्ट्रोड में एक विशेष प्रकार की कांच की नली होती है जिसमें HCl का सॉल्यूशन है वो 1 मोलरिटी का भरा हुआ होता है। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या होता है, सिल्वर धातु का तार होता है जो कि सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड स्टेट में होता है सिल्वर क्लोराइड, इसकी तह चढ़े हुआ, मतलब इसमें इस तार के ऊपर किसकी लेयर होती है, AgCl की तह लगा हुआ Ag यानी सिल्वर का तार है वो यहाँ इलेक्ट्रोड का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पूरा फिल कर देते हैं। यहाँ पे देखें ये यहाँ पे झिल्ली लगी हुई होती है, ग्लास मेम्ब्रेन, कांच की झिल्ली होती है ग्लास मेम्ब्रेन, इस प्रकार से होता है आपका ग्लास इलेक्ट्रोड, ठीक है। ग्लास इलेक्ट्रोड इसमें ये वाली प्रॉब्लम्स है वो नहीं आती है। अब इसमें ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं वो देखिए, इसका सेल आरेख कैसे बनेगी। तो देखिए सेल आरेख बोले तो एक तो एक प्रकार से इलेक्ट्रोड, ये तो हम इलेक्ट्रोड डायग्राम ही बोलेंगे इसका। तो जैसे इन दोनों का इलेक्ट्रोड डायग्राम बोला था लिखा था हमने, वैसे ही इसका इलेक्ट्रोड डायग्राम किस प्रकार से लिखा था, लिखिएगा। सबसे पहले ये लिखेंगे Ag इलेक्ट्रोड है, इसके साथ में क्या लगा हुआ है, ये AgCl लगा हुआ है सॉलिड स्टेट में, इसके साथ में क्या लगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे HCl लगा हुआ है 1 मोलरिटी कंसंट्रेशन का, और उसके साथ में क्या लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल देंगे ग्लास। इस प्रकार से होता है ग्लास इलेक्ट्रोड का डायग्राम। अब इसका सेल पोटेंशियल देखना है अपने को, तो सेल पोटेंशियल इसका इस प्रकार से आएगा, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखेंगे क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड है, इसमें लिखेंगे हम Eg इज इक्वल टू E0G माइनस में RT अपॉन में F, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस हो रहे हैं वो पता ही नहीं यहाँ पे इस वाले सेक्शन में, और यहाँ पे लिखा जाएगा Ln H पॉजिटिव आयन, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, Ln की जगह हम क्या लिख देंगे 2.303 लोग है वो लिख देंगे, तब ये क्या बनेगा Eg इज इक्वल टू Eg नोट माइनस में R, यहाँ पे लिख देते हैं हम 2.303 RT अपॉन में F, और यहाँ पे आएगा log H पॉजिटिव। अब देखो आपको करना क्या है, जब R की वैल्यू 8.314 और T की वैल्यू टेम्परेचर 298 रखें और फेराडे और 96,500 रखें, इस पूरे को सोल्व करेंगे तो अपना आएगा 0.0591, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे एक साइड में, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सोल्व करने से आएगा उसको हम यहाँ लिख देते हैं, नीचे लिखा हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, इसी वाले फिर में करना क्या है, इस वाले में से हम लिखेंगे R T व F की वैल्यू रख के सोल्व करने पर, वैल्यू रखने पर रख देंगे तो सोल्व भी करेंगे ना, तो सोल्व करने के बाद में इसमें आएगा Eg इज इक्वल टू, जी यहाँ ग्लास के लिए आए, ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए, और ये स्टैंडर्ड स्टेट में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में 0.0591, अब F तो आता ही नहीं नीचे, F को तो खुद को सोल्व किया हमने, RT F तीनों की वैल्यू रखी है, तो ये आएगा, ये आने के बाद में यहाँ पे आएगा log H पॉजिटिव, तो ये आ गया अपना log H पॉजिटिव। अपने को पता है कि माइनस में log H पॉजिटिव क्या होता है, इस साइड देखिए तो माइनस में log H पॉजिटिव ये होता है pH के इक्वल, pH का फॉर्मूला होता है माइनस में log H पॉजिटिव, ये वाला है, इसको
इसको भी माइनस में कर दें, यदि हम माइनस में लोगे H पॉजिटिव तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो किसमें आएगी, प्लस में। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं Eg इज इक्वल टू Eg नोट प्लस में 0.0591 pH। इससे ये कैसे बनेगा, pH की जगह क्या रख देंगे हम, माइनस में लोग H पॉजिटिव, माइनस में लोग H पॉजिटिव, तो लोग H पॉजिटिव, हाँ ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस बनेगा, तो यही वाला फॉर्मूला है वो बनेगा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है लास्ट में बना है, इससे हम इस ग्लास इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या पता होना चाहिए, सिर्फ pH पता होना चाहिए अपने को सॉल्यूशन की। pH पता होते ही हम इसमें से जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस वाले फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लास इलेक्ट्रोड कंप्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट हम करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेफिनेशन देखे वैसे बताया हुआ भी है, होता क्या है ये देखें। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या आएगा वो देखें। मानक इलेक्ट्रोड विभव, हिंदी में बोलेंगे इसको, नाम क्या रहेगा इसका, मानक इलेक्ट्रोड विभव। होता क्या इसमें देखें, जैसे हम सेल बना रहे हैं तो सेल बनाते समय एक साइड में हमने ले लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक साइड में हमने ले लिया यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड, पूरा सेल है वो कंप्लीट हो गया। तो सेल में 2 इलेक्ट्रोड होने चाहिए, तो एक तो क्या लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये तो क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब पूरे सेल का जो सेल विभव ज्ञात करेंगे, तो जो यहाँ पे आएगा, इसका तो क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव 0 मानते हैं, इसका 0 है तो जो भी आएगा वो इसका ही आएगा, और जो इसका आएगा वो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में दूसरा इलेक्ट्रोड लगाकर सेल बनाकर यदि हम उसका सेल पोटेंशियल ज्ञात करते हैं, और वो रिएक्शन यदि 298 केल्विन और 1 एटीएम प्रेशर पे हो रही हो, और यहाँ पे सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी की हो, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड का जो अपने को इलेक्ट्रोड विभव प्राप्त होगा वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिलेटिव में या इसके रिस्पेक्ट में जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। ये विकल्प बताया था। यदि धातु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है हाइड्रोजन से ज्यादा होती है तब तो ये नेगेटिव में आता है, यदि धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम होती है तब वो किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। आगे समझ में, यही था कल भी बताया था। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के साथ में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में दूसरा इलेक्ट्रोड लगा के यदि इसका इन कंडीशन में हम सेल पोटेंशियल ज्ञात करते हैं, तो जो भी अपना पोटेंशियल आएगा वो इस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। SHE के रिस्पेक्ट में ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस में पॉजिटिव धनात्मक भी हो सकता है और नेगेटिव यानी ऋणात्मक भी हो सकता है। ये था आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसके बाद में देखें क्या रहेगा, सिर्फ इसकी डेफिनेशन इतनी थी, कल भी बताई थी एक बार, वापिस आज भी होगी। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइन कन्वर्जन। जैसे अपन लिखते हैं कि एनोड पे नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये सब कैसे लिखते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहेगी साइन कन्वर्जन। साइन कन्वर्जन, देखिए साइन कन्वर्जन में क्या आएगा, जनरली हम क्या मानते हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप्स के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो होते हैं एनोड और दूसरे कौन से होते हैं, कैथोड। एनोड पे क्या होता है, तो एनोड पे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन की प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन और ये होता है। अब यदि अब सेल भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सेल कौन से बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी
विद्युत रासायनिक सेल और सेकंड हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिनको हम बोलेंगे विद्युत अपघटनी सेल, लाइटिक सेल। दो प्रकार के सेल हो गए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल बोलेंगे उनको। सेकंड हो गई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी विद्युत अपघटनी सेल होगी। एनोड होता है ना विद्युत अपघटनी सेल में नेगेटिव होता है, साइन एनोड के ऊपर से एनोड बनाते हैं ना, उसके ऊपर यहाँ नेगेटिव लिखते हैं। कैथोड होता है उनमें प्लस में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपोजिट होगा, ये तो होते हैं प्लस में और ये होता है माइनस में। यानी विद्युत रासायनिक सेलों में एनोड है वो नेगेटिव। अब ये मत करना कि एनोड की इस सेल में ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे और इस वाले में रिडक्शन होगा, नहीं, एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा चाहे कौन सा भी सेल हो। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा चाहे ये विद्युत रासायनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। लेकिन साइन चेंज हो जाते हैं बस, इसके एक दूसरे में अपोजिट रहेंगे, एक की याद रख लो दूसरे के उससे उल्टे कर देना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव, जबकि विद्युत अपघटनी या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो जाएगा, एनोड पॉजिटिव का, कैथोड किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। हो गया, ये होता है इसके अंदर, ये हो गया साइन कन्वर्जन। उसके बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक सक्रियता श्रेणी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हिंदी बोलेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। होता क्या है इसमें, देखो हम बोलेंगे दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं अपने पास में, एक तो होता है एनोड और एक क्या होता है कैथोड। ये श्रेणी क्या है वो भी पढ़ेंगे। एनोड पे हमेशा कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन की, और कैथोड पे हमेशा ही रहेगी रिडक्शन की, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, चाहे विद्युत रासायनिक सेल हो चाहे विद्युत अपघटनी सेल हो। अब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण से एनोड पे तो ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण के कारण से एनोड पे जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कैथोड पे रिडक्शन होता है तो कैथोड पे रिडक्शन के कारण से जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन विभव बोलेंगे, यानी रिडक्शन पोटेंशियल। और उसे इस प्रकार से लिखेंगे। तो दो प्रकार के होते हैं पोटेंशियल, एक तो एनोड की जो होता है वो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से आया है, और कैथोड पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव, क्योंकि वो रिडक्शन होने से आया है। उसके बाद देखिए जो अपने फिर क्या हुआ कि सभी इलेक्ट्रोड, जितने भी आपके मेटल्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, उन सभी के पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में लिखा गया, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन कर रहे थे उनको यदि कैथोड के रूप में यूज किया जाए तो वो रिडक्शन होगा उनके ऊपर, और उनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मान क्या होता है, सेम होता है, कि वैल्यू क्या होती है, अपोजिट में होती है। यदि इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है, नेगेटिव में 0.76, तो उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो होगा है तो 0.6 ही, 0.76 ही, लेकिन वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो एक ही मेटल के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल होती है, बस उनके साइन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में आए तो रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आएगा, और यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस में आया है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो प्लस में आएगा। आगे समझ में, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर क्या हुआ कि फिर ये डिसाइड हुआ कि जितने भी आपके इलेक्ट्रोड्स हैं उन सभी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो, उन सभी को रिडक्शन पोटेंशियल में, और रिडक्शन में भी कौन सा, ये वाला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करके, और उनको इस प्रकार से ऑर्डर में अरेंज किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके टेबल या फिर बोले एक सीरीज बनाएगी जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि उसके बाद सभी इलेक्ट्रोडों की मानक इलेक्ट्रोड विभव को, सभी इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करके उनको उनके घटते हुए क्रम में रख के या अरेंज करके एक सीरीज या श्रेणी बनाएगी जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में यहाँ जितने भी धातुओं के ये इलेक्ट्रोडों के ये एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रोड बनते हैं, यहाँ पे रखे हुए इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सारे के सारे कौन से रखे गए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे रखे गए हैं। ये हो गए सारे के। तो इस प्रकार से जो सीरीज प्राप्त होगी अपने को उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि सभी इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में अरेंज करने पे अपने को प्राप्त हुई है।
ये रहेगी इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें बीच बीच में और भी एलिमेंट्स है, लेकिन जनरली यही वाले इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो, लेकिन ये वाले इंपॉर्टेंट है। अब इनकी वैल्यू याद रहे ना रहे, वैल्यू नहीं पूछी जाती, बस आपको ऑर्डर याद रखना है कि कौन से के बाद में आता है, यही क्वेश्चन सोल्व करने में काम में आता है। उसमें भी याद रखना है कि ये जो H2 है, जिसका हमने माना था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमने 0 माना था, उसके रिलेटिव में याद रखना कि कौन कौन से के ऊपर है इससे और कौन कौन से इलेक्ट्रोड विभव नीचे है। देखो सबसे ऊपर वाला क्या है नेगेटिव में, सबसे नीचे वाला क्या है पॉजिटिव में। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखें तो ये बोलेंगे कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल इसका है लिथियम धातु का, और सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल क्या है फ्लोरीन मेटल का है। आगे समझ में। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या क्या विशेषताएं हैं, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम कब करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। आज केवल इसकी विशेषताएं वो पढ़ते हैं। एग्जाम में इसी पे आते हैं, इसी इलेक्ट्रोकेमिकल या इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं वो हम यहाँ पे पढ़ें। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं लिखनी स्टार्ट करो। फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, देखें इसमें हम बोलेंगे कि इस सीरीज में वे सभी मेटल्स या धातुएं जो हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, हाइड्रोजन या H2 से अबोव जितनी भी यहाँ पे मेटल्स हैं उनकी क्या होती है, वो हाइड्रोजन से पर्पल अपचायक होती है। हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या बोले वो हाइड्रोजन से पर्पल अपचायक होती है। पर्पल अपचायक अपचायक कौन से होते हैं, जो उनका खुद का तो ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का क्या करते हैं वो अपचयन करते हैं। दूसरे का अपचयन करते हैं, खुद का ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या कहलाते हैं अपचायक कहलाते हैं। तो यहाँ ये बोला गया है कि H2 से ऊपर जो इस सीरीज में जितने भी मेटल्स प्रेजेंट हैं वो क्या है पर्पल अपचायक है। पर्पल अपचायक है इसका मतलब वो खुद क्या हो रही है, उनका क्या हो रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है उनका, और दूसरे का क्या कर रही है वो अपचयन कर रही है। खुद का ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी तो दूसरे में जाएंगे वो। तो हम बोलेंगे कि पर्पल अपचायक है तो इनकी रिड्यूसिंग पावर भी क्या होगी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो रिडक्शन पोटेंशियल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो रिडक्शन पोटेंशियल हम ये माने कि नेगेटिव में जितना ज्यादा है वो इतना ही क्या ज्यादा है। तो दोनों देख लें तो हम ये बोलेंगे कौन से रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो हम बोलेंगे ये वाला ज्यादा है 3.05 वाला। यहाँ पे क्या है नेगेटिव में वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा मानेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल समानुपाती क्या आएगा यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर आएगा। इसका मतलब है रिड्यूसिंग रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है लिथियम धातु का है। तो हम कहेंगे कि इस पूरी या फिर बोले आवर्त पूरी आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में जो लिथियम धातु होती है वो क्या होती है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करती है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करती है। क्यों, क्योंकि इसके अपचयन विभव का मान है वो क्या है सबसे ज्यादा है, मानक अपचयन विभव का मान सबसे ज्यादा है, और ये वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होती है। इसका मतलब वो क्या है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या पर्पल अपचायक तत्व के रूप में कार्य करती है। अब आता है इसी के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में, और यदि H2 से बिलो जितनी भी मेटल्स हैं जितनी भी धातुएं या तत्व हैं इस सीरीज में उन वो क्या होती हैं हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक होती है। हाइड्रोजन से क्या रहेंगी दुर्बल अपचायक है, या फिर हम बोले इनको प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, क्या ये दुर्बल अपचायक है। तो H2 से जो नीचे हैं वो क्या है दुर्बल अपचायक है, यानी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन से वो ग्रहण नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे सबसे नीचे क्या है फ्लोरीन है जिसके रिडक्शन पोटेंशियल का मान सबसे कम है। पॉजिटिव में वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कम मानी जाएगी। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो F2 है फ्लोरीन ये सबसे ऊपर है और सबसे लास्ट में क्या है फ्लोरीन है। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पे कि इस पूरी पीरियोडिक टेबल में जो F2 है वो क्या है वीक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला अपना कि वे सभी मेटल्स एलिमेंट्स जो इस सीरीज में H2 से ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं इसके साथ साथ प्रबल अपचायक होते हैं। H2 से नीचे वाले दुर्बल अपचायक होते हैं, तो ये क्या होते हैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे ज्यादा वीक रिड्यूसिंग एजेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में रहेगा फ्लोरीन,
और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा यहाँ पे लिथियम। हो गया, ये था इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो किसके लिए बोला गया, हमने रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लिखा है। इसी प्रकार से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में लिखेंगे कि कौन सा है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखें, ये हो गया इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। अब देखें, अभी पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो रिड्यूसिंग पावर है वो कम होती जा रही है। और रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है कि उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है, इसका मतलब है कि उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम त्यागेंगे तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम आएगा। पॉजिटिव चार्ज कम आएगा तो हम कहेंगे उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या विद्युत धनी प्रकृति है वो कम होती जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस सीरीज में जब हम लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हैं तो उसके साथ साथ में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। डिक्रीज होने के साथ साथ में जो हम मेटल्स या तत्व लिखे हुए हैं उनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या विद्युत धनी जो लक्षण होता है वो डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किसका हुआ, लिथियम धातु का, और सबसे कम होता है यहाँ पे फ्लोरीन एलिमेंट का। धातुओं का विद्युत धनी लक्षण क्या होता जाएगा, कम होता जाता है। उसके बाद देखें थर्ड, इससे हम क्या रिजल्ट निकालेंगे या क्या विशेषता होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। थर्ड में ये आएगा कि वे सभी तत्व जो H2 से क्या होते हैं, अबोव होते हैं। इस सीरीज में जो H2 से अबोव प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है। यानी कि वे क्या होते हैं, वीक या फिर इसको बोले दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं। ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है, दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे, खुद का अपचयन होगा, दूसरे का ऑक्सीकरण करेंगे, इसका मतलब दूसरे का ऑक्सीकरण कम करेंगे क्योंकि ये क्या है, दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो ये दूसरे का दुर्बल है तो दूसरे का ऑक्सीकरण कम करेंगे, दूसरे का ऑक्सीकरण कम करेंगे, इसका मतलब दूसरे में से इलेक्ट्रॉन है वो कम ग्रहण करेंगे। यानी इस सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने मेटल्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम होती है। इस कारण से क्या होंगी, दुर्बल ऑक्सीकारक होंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसके होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसको आप कई बार ना गलत पढ़ लेते हैं, कई बुक्स में लिखा होता है रिडक्शन पोटेंशियल समानुपाती ऑक्सीडाइजिंग पावर, वहां पे क्या मानते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं देखते हैं, वहां पे वैल्यू देखी जाती है कौन सी वाली बड़ी है कौन सी वाली छोटी है, आपको ये नहीं देखना, ठीक है। देखो इसको किस प्रकार से देखना है, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी, ऑक्सीकरण क्षमता कम होगी। इसका मतलब देखिए अब ये वाला है, इसकी रिड्यूसिंग पावर का मान हम क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। माइनस में जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा माना जाता है, प्लस में जितना ज्यादा होगा वो उतना ही कम माना जाएगा। अब देखिए लिथियम धातु है या फिर हम फ्लोरीन की बात करें कि इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो फ्लोरीन है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है प्लस में 2.87, मैक्सिमम है ये प्लस में 2.87, तो ये ज्यादा नहीं है, कम है। क्योंकि इसको तो हम क्या माने कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए, नेगेटिव में जितनी ज्यादा है वही ज्यादा है, तो इसकी तो क्या है पॉजिटिव में, और वो भी सबसे ज्यादा पॉजिटिव में, इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सबसे कम है। सबसे कम होगा तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसलिए हम कहेंगे कि इस सीरीज में जो F2 है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल का मान सबसे कम होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो इस सीरीज में हम बोलेंगे कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन है वो किसकी तरह कार्य करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। तो प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन सा होगा, फ्लोरीन, और दुर्बल ऑक्सीकारक कौन होगा, लिथियम। क्योंकि H2 से ऊपर वाले हैं और लिथियम का तो मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो ये कम होगा सबसे कम। और लिथियम खुद धातु है, इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, ग्रहण करने की नहीं होती। और जिनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है वो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर भी नहीं सकते हैं। तो ऑक्सीकारक के रूप में तो वही करते हैं जिनकी खुद की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी होती है। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग का मतलब, ऑक्सीडेंट का, ऑक्सीकारक का मतलब ही क्या होता है, दूसरे का ऑक्सीकरण करना। दूसरे का ऑक्सीकरण कब होगा, जब दूसरे में से हम इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो जब लिथियम की प्रवृत्ति नहीं है दूसरे में से इलेक्ट्रॉन लेने की तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी,
कम होगी, इसलिए यहाँ पे हम रिजल्ट निकालेंगे कि जो लिथियम होता है पूरी आवर्त सारणी में वो सबसे ज्यादा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करते हैं। तो प्रबल अपचायक लिथियम और दुर्बल प्रबल अपचायक लिथियम और प्रबल ऑक्सीकारक के आगे इसमें से फ्लोरीन है वो आ गया। ठीक है, उसके बाद में एक इसमें रिजल्ट वो निकालते हैं अपन विशेषता इस श्रेणी की। इसमें क्या आता है कि जब हम लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन, तो इनका क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब है कि H2 से जो ऊपर जितने भी मेटल्स एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती है, और H2 से नीचे वाले होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो उन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि लिथियम से फ्लोरीन तक जाने पर ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, मेटल्स लिखे हुए हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसका मतलब इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर यानी विद्युत ऋणी गुण है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इनका वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज। तो चार विशेषता याद रखनी है, प्रबल अपचायक ये वाला, प्रबल ऑक्सीकारक ये वाला, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ चलने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर या विद्युत ऋणी गुण है वो इसका बढ़ता जाता है। ये रहेंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की चार विशेषता। इसके अलावा एक विशेषता हो रही है, वो विशेषता इनकी हैलोजन के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अपन ये देखें हैलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें इस वाली सीरीज से। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में आता है, तो हम कहेंगे रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है इनके इसके रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में आता है। हेलोजन चार है ना, F2Cl2 Br2 और ये I2, चार हेलोजन थे ये वाला, ये चार हेलोजन। इसमें आता है कि इनकी जो विद्युत ऋणी गुण है ना, इनके जितने ज्यादा होंगे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर समानुपाती में क्या आएगा, रिएक्टिविटी। अब देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हम बोल रहे हैं नीचे से ऊपर से नीचे जाने पे इंक्रीज हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर फ्लोरीन के, तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, और सबसे कम रिएक्टिविटी रहेगी आयरन। ये होती है हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का। ठीक है, ये थी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की विशेषताएं। उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन जो हैं कि क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से आते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है।